हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार जो है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप और 50 नंबर का जो लिखित यानी जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा। तो वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही सारे क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ये प्रश्न जो है वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 7। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अम्लीय जल यानी जो एसिड वाटर है उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान क्या होता है, जो अम्लीय विलयन जो होता है यानी सॉल्यूशन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो इसीलिए अम्लीय जल का भी क्या हो जाएगा, पीएच मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 से कम। और अगर 7 रहता है, केवल 7 रहता है, तो जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, या विरंजक चूर्ण का, या फिटकरी का। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, फिटकरी का यानी एलम का। इसका सूत्र भी आपको याद रखना है कि एलम का सूत्र क्या होता है, उसको भी आपको याद रखना है। इसको अंग्रेजी में एलम कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2 यानी CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का ये सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। तो आपको पता होगा, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो सोडियम जो धातु होती है वो बहुत जल्दी क्रिया करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम जो है तुरंत जो है वो जल से क्रिया कर लेता है और जलने लगता है, तुरंत क्रिया करता है। और इस तरीके से आपको इसका ये आंसर राइट हो जाएगा कि जो सोडियम जो धातु होती है वो साधारण ताप पर कितना होता है, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ प्रमुख सूत्र देख लेते हैं जो कि यहाँ से सीधे देखिए, प्रमुख सूत्र से एक क्वेश्चन तो पक्का है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आपको तैयार कर लेना है। पहला है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, आपको पता होगा। और दूसरा बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 हो गया। और धावन सोडा का Na2CO3.10H2 होता है। बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइज होता है। बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है, CaO होता है। लेड सल्फेट का क्या होता है, PbSO4 होता है। लेड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4.12H2 इंटू ½ या .12H2। और फिर है सूत्र जिप्सम, CaSO4.2H2। तो आपको ये सारे जो फार्मूलाज हैं इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो पक्का है आएगा, चाहे विरंजक चूर्ण पूछ ले या बेकिंग सोडा पूछ ले या धावन सोडा पूछ ले या बुझा हुआ चूना, कुछ भी पूछ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछ सकता है, जिप्सम का भी सूत्र पूछ सकता है। तो आपको सूत्र भी तैयार रखना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी वीक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। जो HCN है ये बोर्ड एग्जाम पूछता है, तो आप जैसे ही HCN देखें तुरंत उसी को टिक कर देना है। बाकी HCl H2SO4 ये सारे क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। अम्ल से जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोपेन का सूत्र है। तो आपको पता होगा एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो मेथ एथ प्रोप यानी 3 नंबर रखेंगे तो 3 दूना 6 और 2 8 यानी C3 और H8 हो जाएगा। इस फार्मूले से निकल आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, C3H8 प्रोपेन का हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी का भी बना सकते हैं। तो मार्स गैस मुख्यतः होता है, यानी यहाँ पे मार्स गैस का जो है फार्मूला पूछ रहा है। तो मार्स गैस जो होता है वो मैथेन को ही कहते हैं, यानी
4 कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है इसमें जो लास्ट में लगता है वो क्या था, नॉल लगता है। क्या लगता है, नॉल। तो एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एथेनॉल होगा। अगला प्रश्न है कि एसिटल्डिहाइड, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रश्न पूछेगा कि बताइए एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एथेनॉल होता है। यहाँ से सीधे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि एसिटल्डिहाइड का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था और 20 में भी पूछा गया है और 21 में भी पूछा गया है, तो आपको तैयार कर लेना है एसिटल्डिहाइड। अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं है, यानी क्या जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका गुणधर्म नहीं है। तो एकल आबंध, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध भी पाया जाता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, सही बात है। चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये भी सही बात है। और सीसी आबंध में आबंध कुल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो ये भी बात सही है। ठीक, आबंध जो है वो कुल इतने का होता है, जो आबंध होता है वो इतना ही होता है, यानी बॉन्ड। और बाकी इसमें क्या सही नहीं, ये डी वाला ऑप्शन सही नहीं, यानी डबल बॉन्ड इसमें नहीं पाया जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया था। जो डबल और ट्रिपल होता है वो किस में होता है, असंतृप्त में होता है। तो इसका सीधा आप देखेंगे सी डबल क्लिक कर देंगे, ये ही इसका गुणधर्म नहीं है, बाकी सभी इसके गुणधर्म हैं। क्योंकि जो असंतृप्त होता है उसी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन परमाणु के बीच पाया जाता है। इसका सिंपल सा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु जो है वो कमरे के ताप पर, यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी है, पारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, पारा। पारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न पूछता है कि कौन सी जो अधातु है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इधर मैंने धातु बताया और अब मैं इधर बताने जा रहा हूँ कि कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये अधातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो पारा है वो धातु होती है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अधातु में ब्रोमीन, याद कर लेना है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की जो है क्रिया है, तो ये है उदासीनी आक्सीकरण की क्या है क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की क्या है क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूध से दही बनना रासायनिक है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर जो है वो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बायोलॉजी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम अब इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए पहला प्रश्न बायोलॉजी का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होता है। तो इसकी एक ट्रिक भी है, केवल 2 ही विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी जो होते हैं वो वसा में होते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि भैंस गई पानी में, तो आपको भैंस से याद रख लेना, भैंस में बी और सी जो विटामिन होता है, भैंस यानी बी और सी जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होता है। बाकी कोई भी विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है, बाकी सभी जो विटामिन होती हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं। तो बी और सी यानी भैंस गई पानी में, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होती हैं, बाकी जो सभी होती हैं वो वसा में घुलनशील होती है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछेगा कि कौन सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होता है, बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों जो होते हैं वो जल में घुलनशील होती हैं। आपको याद करने का टेक्निक बताया कि भैंस गई पानी में, यानी बी और सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो बी और सी ये सब जल में घुलनशील होते हैं, बाकी विटामिन ए जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बी और सी है वो जल में घुलनशील होता है, बाकी और जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो पता होगा कि बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, वसा में नहीं होता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो सभी हैं बी और सी को छोड़कर सभी जल में घुलनशील होता है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये होता है
वो वसा में घुलनशील नहीं होता। किस में घुलनशील होता है? जल में। और कौन कौन से वसा में घुलनशील होते हैं? तो बी और सी को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और सी वसा में घुलनशील नहीं होता, ये जल में घुलनशील होता है। इस तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पादप में जो जाइलम का कार्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या करता है? ये जल का संवहन करता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन करना ही जाइलम का कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क यानी वृक्क का जो कार्य होता है, वृक्क का कार्य क्या होता है? वृक्क का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वृक्क होता है उसका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन से वो संबंधित होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चरवड़क यानी चरवड़क दांतों की संख्या जो है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 6 होती है। चरवड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र 40 होती है कि 46 होता है या 50 होता है या 52 होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 4x, 6x, 10x या 2x? तो इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका। 2x होता है गुणसूत्रों की संख्या। किसमें? जाइगोट में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव ऑटोसोम के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो 22 होते हैं वही ऑटोसोम के जोड़े होते हैं मानव में। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है कि एड्स का कारण क्या होता है? तो इसका भी सिंपल सा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। तो ये बायोलॉजी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बताए। ये 10 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये बायोलॉजी के हैं। और इधर मैंने केमिस्ट्री के बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।